एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुन की माँ सेक्रेटरी से मिलने हॉस्पिटल गई होती है। वो उनकी वाइफ को बताती है कि जुन मुझे मिल गया है और उन्हें दिलासा दिलाती है कि जल्द ही सेक्रेटरी भी ठीक हो जाएंगे। अब सेक्रेटरी को बेहोशी की हालत में अपना पास्ट याद आ रहा होता, जहाँ वो डॉक्यूमेंट लेकर छुप रहे थे। लेकिन नामदो जैसी शक्ल वाला एक आदमी उनके पास आ जाता है और वो उसे देखकर घबरा जाते हैं। उधर नामदो एक्वेरियम गया होता है और वहाँ के ऑनर से पूछ रहा होता है कि एक असली जलपरी की क्या कीमत होगी। वो कहता है कि असली जलपरी की कीमत करोड़ों में होती है। तभी हमें पता चलता है कि नामदो को अपने पास्ट की थोड़ी थोड़ी बातें याद आ चुकी थी और वो शिमचोंग के रूम में जाकर पॉट में भरे मोतियों को भी देखता है और जुन और शिमचोंग की बातें भी सुन लेता है। अब शिमचोंग ने घर पर अपनी फ्रेंड यूना और बेगर को बुलाया होता है। वो उन दोनों से लास्ट बार मिलना चाहती थी क्योंकि अब वो यहाँ से जाने वाली होती है। वो यूना से कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो और बेगर से कहती है कि तुम मेरी टीचर जैसी हो, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर वो उन दोनों के गले लग जाती है। आगे चाशिया जुन को कॉल करके एक कैफे में मिलने बुलाती है। फिर वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। फिर वो ये भी कहती है कि शिमचोंग तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है और उसके जाने तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तब जुन कहता है कि मत करो मेरा वेट, शिमचोंग मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, और अगर वो मुझे छोड़कर चली भी गई तो मैं उसके पीछे चला जाऊंगा। फिर जुन उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब घर जाते टाइम जुन को ह्यून मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्यों घुसे थे, वो भी चोरों की तरह। ये सुनकर जुन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर ह्यून कहता है तुम डैड से मिलने आए थे या कोई और मकसद था? डैड तो वैसे भी तुम चोर की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जुन कहता है कि डैड की ये हालत तुम्हारी माँ की वजह से हुई है और अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। अब जुन के जाते टाइम ह्यून कहता है कि शिमचोंग को तुमने ही मेरे पास भेजा था ना, ताकि मेरा ध्यान भटका सके और तुम मेरे घर में घुस जाओ। क्या इसी तरह तुम अपनों की हिफाजत करते हो? आगे जुन जब घर आता है तो उसे अभी भी शिमचोंग के रूम से गाने की आवाज आ रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या सोच रही हो तुम? तब शिमचोंग उसे सच बता देती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, वो स्टोरी हमारी ही थी और हम दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी। अब जुन पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो बताती है कि तुम जब अपने डैड से मिलने गए थे मैं ह्यून के साथ थी और उसके जाने के बाद देयंग वहाँ आ गया था, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी याददाश्त मिटाई तो मुझे अपने पास्ट की सारी बातें याद आ गई। फिर वो जुन से कहती है कि अब फिर से ये सब दोहराया जाएगा। जुन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब उन दोनों को अपने पास्ट की बातें याद आती है कि वो कैसे एक दूसरे से मिले थे और साथ रहने लग गए थे। अब जुन कहता है कि मुझे इस बात का कोई दुख और अफसोस नहीं है, तुम मेरे पास आई। तब शिमचोंग कहती है कि मुझे डर है मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जुन कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो भी तुम्हारा दिल मेरे बिना धड़कता रहना चाहिए। हम दोनों की मौत हो सकती है लेकिन हमारे प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता। आगे ताई को चाशा का कॉल आता है। वो उससे मिलने बुलाती है। अब वो चाशा के पास जाता है तो वो वहाँ रोती हुई ब्रेकअप सॉन्ग्स गा रही होती है। वो उसे बताती है कि कैसे जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब ताई को भी उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वो उसे रोने के लिए अपना कंधा दे देती। उधर जुन के डैड सो रहे थे, तभी वो अपने रूम से बाहर आते और उन्हें कांगसेही की आवाज आती है जो किसी से बात कर रही होती है। दरअसल वो देयंग को अपने घर ले आई थी और उसे कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहो बेसमेंट वाले रूम में। ह्यूजन तुम्हारी आवाज पहचानता है और उसे लगता है कि तुम उसके नए सेक्रेटरी हो। अब तुम उस पर नजर रखना कि वो कहीं नहीं जाए और ना किसी को कॉल करे। लेकिन देयंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कांगसेही कहती है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हम अब अपनी जीत के बहुत करीब हैं। अब उन दोनों की ये सारी बातें जुन के डैड सुन लेते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनका पाँव सीढ़ियों से टकरा जाता है और आवाज आ जाती है। वो सोफे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन कांगसेही जब वहाँ आती है तो उसे ह्यूजन का चेहरा कांच में दिखाई दे देता है। अब बाहर पुलिस वाले भी सारी बातें सुन रहे हो। फिर पुलिस वाले जुन के घर जाकर उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाते। उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि आखिर कांगसेही किससे बात कर रही थी। तभी शिमचोंग कहती है कि देयंग है और उसकी याददाश्त जा चुकी। फिर नामदो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसकी याददाश्त जा चुकी है? आगे जुन के डैड अपना फोन स्विच ऑफ करके बेड के नीचे छुपा देते हैं। फिर वहाँ कांगसेही दवाई लेकर आती है। जुन के डैड कहते हैं कि टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। फिर वो उनसे उनका फोन मांगती है लेकिन वो झूठ कह देते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा फोन कहाँ रखा है। अब कांगसेही कॉल करती है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब वो उससे कहकर चली जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, और पहले की तरह ही जुन के डैड दवाई को टिश्यू पेपर में डालकर फेंक देते हैं और पानी पी लेते हैं। लेकिन पानी पीते टाइम उन्हें पानी कड़वा लगता है। कांगसेही ने उनको मारने के लिए पानी में जहर मिला दिया और वो वहाँ खड़ी ये सब देख भी रही थी। अब कांगसेही बाहर जाकर
ह्यून को कॉल करके अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्यून को उस पर शक हो जाता है और वो उसे मना कर देता है और तुरंत घर की ओर निकल जाता है। वहीं जुन के डैड के सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो जुन को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन रूम में पड़ा होता है और वो बाहर पुलिस वालों के साथ होता है। अब घर पर ह्यून आता है। वो देखता है कि देयंग वो सारे जहरीले फ्लावर्स फेंक रहा था। उसे ये सब करने के लिए कांग सेओई ने ही कहा था। अब जुन जैसे ही अपने रूम में आता है, उसे अपने डैड को वॉइस नोट मिलता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं गलत था, मैंने जो भी फैसले लिए वो सारे गलत थे, मैंने बहुत देर कर दी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जुन मुझे माफ कर दो। ये सब सुनते ही जुन तुरंत अपने डैड के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और एक डेड बॉडी को लाया जा रहा है। जब वो उस बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो उसके डैड की होती है। जुन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से वहीं पर रोने लग जाता है और कहता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन के डैड के मौत के पहले ही ह्यून उनके रूम में आया होता है। जब वो जुन को वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा जुन से ही प्यार करते हैं। अब ये सब सुनकर ह्यून को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे अचानक से डैड की आवाज आनी बंद हो जाती है। वो उनके पास जाकर देखता है कि उनकी सांसें बंद हो गई थी और वो मर चुके थे। फिर वो डरकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे टेबल पर एक ग्लास दिखता है जिसमें जहर मिला होता है। उसे पता चलता है कि ये काम उसकी मॉम ने किया था, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए ग्लास में से सारा जहर धो देता है और अच्छे से ग्लास को धोकर रख देता है। अब ह्यून खुद ही पुलिस को फोन करके बुलाता है और उनके साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली टीम भी आती है। वो ह्यून से पूछते हैं कि क्या इन्हें कोई दवाई दी गई थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इनकी थोड़े दिन पहले ही सर्जरी हुई थी और अभी भी एक सर्जरी होनी बाकी थी, इसी वजह से ये दवाइयाँ लिया करते थे। अब फिर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही होती है। तभी ह्यून जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो जुन भी वहीं बैठकर रो रहा होता है। फिर वो ह्यून को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने लग जाता है। वो कहता है कि तूने और तेरी माँ ने मेरे डैड को मार डाला, अब मैं तुम दोनों कातिल को भी मार डालूंगा। फिर पुलिस ह्यून को बचाने आती है तो जुन कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ। ह्यून कहता है ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो उसे मारने लग जाता। फिर वहाँ जुन का पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे कहता है कि खुद को संभालो और तुरंत अभी हॉस्पिटल जाओ। अब घर पर शिनचोंग जुन के लिए बहुत परेशान हो रही होती क्योंकि वो बिना कुछ कहे ही घर से चला गया था। फिर वहाँ नामदू आता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि देयंग की याददाश्त जा चुकी है। वो कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है। तभी नामदू कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि आखिर तुम हो कौन शिनचोंग। शिनचोंग कहती है कि तुम्हारी दोस्त हूँ और अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोचा तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तभी वहाँ पर ताय आ जाता है। वो तीनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। जुन वहाँ हॉस्पिटल में बैठकर रो रहा होता है। तभी नामदू और ताय वहाँ से चले जाते हैं ताकि शिनचोंग जुन से अकेले में बात कर सके। शिनचोंग उसे हक कर लेती है। अब वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे डैड की सारी यादें मिटा सकती हो, क्योंकि वो सारे गुजरे हुए पल मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन शिनचोंग ऐसा करने से मना कर देती है। अर्जुन कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अपना फोन पहले चेक कर लेता तो उनकी जान बच जाती और मैं अपनी नफरत के गुस्से में उनसे ये भी नहीं कह पाया कि मैं उनसे बहुत प्यार करता। फिर वहाँ पर ह्यून अपनी मॉम कांग सेओई को लेकर आ जाता है। वो रोने का नाटक करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। तभी नामदो कहता है कि इसे तो एक्टर होना चाहिए था। अर्जुन अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे बताती है कि 1 महीने पहले वो उसके डैड से हॉस्पिटल में मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। तब जुन उन्हें बताता है कि उनकी आंखों की रोशनी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाए। और ये सुनकर जुन की माँ को शौक लगता है। उधर कांग सेओई अपने वकील से बात कर रही होती है कि मैं आपको अपने पति की मेडिकल रिपोर्ट्स भेजती हूँ और कल तक डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए। और फिर जमीन के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी पूछती है। वो उन्हें बताता है कि सब कामों में 1 हफ्ता लगेगा। तभी वो जल्द से जल्द काम करवाने के लिए कहती। अब वहाँ पर ह्यून आ जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या ये सब आपने किया है, मुझे सच बता दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कांग सेओई कह देती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। आगे सेक्रेटरी को फिर से अपने पास्ट की बातें याद आ रही होती है कि गांव के मुखिया ने एक नया सिपाही रखा होता है जिसकी शक्ल नामदो से मिलती थी और अब वो उसे कह रहे होते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे की हिफाजत करोगे, क्योंकि बहुत से लोग इसे जान से मारने की कोशिश में लगे हैं। और उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल ह्यून जैसी होती है। अब हमें फिर से प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामदो और ह्यून एक साथ होते हैं। अब ह्यून नामदो से कहता है कि तुम जुन के साथ मिलकर फ्रॉड का काम करते हो, तुम तो किसी को भी नहीं छोड़ते, ऑलराउंडर हो तुम, मैं तुम्हें भी जेल भेज सकता हूँ। अब जेल का नाम सुनते ही नामदो थोड़ा डर जाता है। वो ह्यून से कहता है कि मैं उसी का हूँ जिसके पास पैसे होते हैं और थोड़े दिन बाद तुम्हें तुम्हारी डैड की प्रॉपर्टी मिल जाएगी और तुम्हारा साथ देने के लिए मेरे पास वजह है।
फिर यून कहता है कि मुझे जुन से छुटकारा चाहिए। अब नामदो कहता है कि मेरी भी एक ख्वाहिश है और जुन अगर मेरे रास्ते से हट गया तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर वो यून के साथ अपनी डील पक्की कर लेता है और कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा जुन के साथ ये सब करना। मेरा काफी पुराना रिश्ता है, लेकिन रिश्ते तो होते ही टूटने के लिए हैं। अब नामदो हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जुन को बहुत बुरी नजरों से देख रहा होता है। आगे डॉक्टर सभी को बताते हैं कि जुन के डैड की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई थी। ये सुनकर जुन को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पोस्टमार्टम करने के लिए कहता है। तब कांग सेही कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। इस पर जुन कहता है कि क्यों डर गए अब कांग सेही फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती उनकी लाश के साथ कुछ करा जाए। तुम्हें पैसे चाहिए क्या, सब कुछ ले लो तुम, लेकिन ऐसा मत करो। और वो रोने लग जाती है। अब यून कहता है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और जुन तो 10 साल पहले ही घर छोड़कर भाग गया था, इसीलिए मैं भी नहीं चाहता कि मेरे डैड का पोस्टमार्टम हो। आगे जुन का पुलिस ऑफिसर कांग सेही के घर पर तलाशी लेने आ जाता है। वो कांग सेही से पूछता है, क्या तुम कांग जियोंग को जानती हो, तुम्हारी जुड़वा बहन थी ना। और फिर उसे बचपन का फोटो भी दिखाती। अब कांग सेही कुछ नहीं कहती। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि कहीं ये तुम ही तो नहीं हो। अब फिर पुलिस को कांग सेही के घर से कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर कांग सेही ने अपने घर पर फ्यूनरल रखा होता है। वहाँ पर जुन की माँ और जिंजू भी आती है। उसकी माँ को देखकर कांग सेही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे तो यहाँ आना ही था, आखिर मैं उनकी पत्नी थी। और फिर जुन की माँ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर कहती है कि बहुत सी बातें अनकही ही रह गई, आपको माफ ना करने की बहुत सी वजह है, लेकिन आपकी मौत का गम भी बहुत ज्यादा है जो हमेशा रहेगा, और आपने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांग सेही जुन की माँ से अकेले में मिलती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों माँ बेटे ने पिछले 10 सालों से अपनी शक्ल नहीं दिखाई और अब पैसों के लिए यहाँ आ गए हो। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती तो शायद मैं तुम्हें कुछ दे भी देती, लेकिन अब फूटी कौड़ी भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुनकर जुन की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम एक चोर हो और चोर कभी भी मालिक नहीं बन सकता। फिर कांग सेही भी जुन की माँ को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी शिमचोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब शिमचोंग कांग सेही का हाथ पकड़ी होती है और उसे सब पास्ट पता चल जाता है कि कैसे उसने जुन के डैड की दवाई बदली थी और पानी के ग्लास में जहर मिला दिया था और बेसमेंट वाले रूम में उसने सारी जहरीली दवाइयों का स्टॉक रखा है। और फिर उसे देयंग का चेहरा भी नजर आता है। आगे कांग सेही को कुछ भी पता नहीं चलता कि शिमचोंग ने उसके साथ क्या करा है। शिमचोंग उसे कहती है, जो भी तुमने गुनाह करे हैं वो सब तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक याद रखने होंगे। उधर जुन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे कोई भी सबूत नहीं मिल पाया आखिर उसके डैड की मौत किस वजह से हुई। तभी वहाँ नामदो आता है। वो उसे पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर देती। फिर वहाँ शिमचोंग आती है और उसे सब सच बता देती है कि उसने क्या देखा। अब जब वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो शिमचोंग जुन से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। आगे शिमचोंग पुलिस ऑफिसर और जुन को लेकर उस बेसमेंट वाले रूम में लेकर जाती है जहाँ कांग सेही ने सारी जहरीली दवाइयाँ छुपा रखी थी। वहाँ दीवार पर जलपरी भी बनी हुई। शिमचोंग कहती है कि देयंग ने बनाई है ये। अब पुलिस कांग सेही के पास उसे अरेस्ट करने के लिए आती है और कहती है ये एक मर्डर केस है। अब यून कहता है कि आप बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। तब पुलिस कहती है कि वारंट की जरूरत नहीं है, सबूत इन्होंने खुद अपने घर में छुपा रखे। फिर पुलिस सबके सामने कांग सेही को अरेस्ट करके वहाँ से चली जाती है। इससे कांग सेही की बहुत बेइज्जती होती। अब जुन को थोड़ा सुकून मिलता है, वो अपने डैड की तस्वीर को देख रहा हो। फिर वहाँ फ्यूनरल में चाचा आती है और उसे ताय मिलता है। वो उसे बाहर लेकर जाता है और सब बताता है। चाचा कहती है कि जुन कितना दुखी होगा, उसे अभी तो अपनी माँ मिली थी और अब उसके साथ ये सब हो गया। अब ताय चाचा को बस में घर छोड़ने जाता है। वहाँ बस में कुछ लड़कियाँ बहुत शोर कर रही होती है। ये चाचा को पसंद नहीं आता। तभी ताय अपने हेडफोन्स उसके कान में लगा देता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाता है। ये चाचा उसे देखकर कहती है ये तो लड़कियों से भी ज्यादा प्यारा है और इसे तो देखते रहने का मन कर रहा है। अब चाचा का स्टॉपेज आ जाता है, लेकिन वो बस से उतरती नहीं है। आगे जुन और शिमचोंग दोनों घर जाते। वो जुन को बताती है कि जब मैं देयंग की याददाश्त मिटा रही थी मुझे किसी और का भी चेहरा दिखा। देयंग ने हमें नहीं मारा था और उस कातिल को हम दोनों जानते। उधर कांग सेही के पास उसका वकील आता है और उसे कहता है कि उन्होंने आपको बिना वारंट के पकड़ा है, इसीलिए आपको 48 घंटे तक चुप रहना हो। वो कोई भी सवाल जवाब करे, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और 48 घंटे होते ही वो आपको रिहा कर देंगे। फिर पुलिस कांग सेही से पूछताछ करती है तो वो यही जवाब देती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता
मेरा सर दर्द हो रहा है और भरपेट खाना खा रही होती है। अब पुलिस ऑफिसर जुन को बताता है कि वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही, कि उसे डर है उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। और फिर जुन पुलिस स्टेशन से बाहर आता तो नामदू उस पर नजर रख रहा होता। वो कॉल करके युन को बताता है कि अभी अभी जुन बाहर आया है, तुम्हारी माँ 6 बजे तक रिहा हो जाएगी। फिर कांग सेही रिहा हो जाती है और युन उसे लेकर चला जाता है। अगले सीन में जुन जब पार्किंग एरिया में होता है तो नामदू पीछे आकर उसके सर पर डंडे से मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे एक बंद जगह पर ले जाता है। अब ताई सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा होता, तब उसे ये सब दिख जाता है और फिर वो सब शिनचोंग को बताता है। वो दोनों नामदू का पीछा करने चले जाते। अब नामदू जुन को जिस जगह पर लेकर आया था वहाँ पर कांग सेही और युन पहले से होते हैं। फिर वो उसके हाथ पैर वहाँ पर बांध देता है। जुन नामदू से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। नामदू कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम एक लड़की के पीछे पड़ गए और मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। फिर नामदू उसे सुसाइड नोट दिखाता है और कहता है कि हम ये तुम्हारे कमरे में रख देंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे डैड को तुमने मारा। और फिर वो उसे उसी जहर का इंजेक्शन लगा देता है जिस जहर से जिनके डैड की मौत हुई थी। अब युन कहता है कि सुसाइड नोट में यही लिखा है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए तुमने उनकी जान ले ली और तुम्हें हमारे घर का कोना कोना पता था, इसीलिए तुमने ही बेसमेंट में सबूत रख दिए थे। अब कांग सेही उन दोनों से कहती है कि मुझे जुन से अकेले में बात करनी है। अब उन दोनों के जाने के बाद जुन कहता है कि तुम अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करा था। फिर कांग सेही कहती है कि मैं उसके साथ 17 साल तक थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने की सोची, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। और वैसे भी मैं उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया करती। अब जुन उसे पूछता है कि तुमने अपने एक्स हस्बैंड को भी इसी तरह मारा था ना। कांग सेही कहती है कि हाँ, और अभी तक ये बात कोई नहीं जान पाया है और न आगे किसी को पता चल पाएगा। ये सुनकर जुन जोर जोर से हंसने लगता है और तभी वहाँ छुपी सारी पुलिस बाहर आ जाती है और जुन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। दरअसल ये सारा प्लान नामदू का होता है। उसने पहले ही जुन को सब कुछ बता दिया था कि युन ने उसे ऑफर दिया है अपने साथ काम करने को और तुम्हें मारने को। अब जुन नामदू से कहता है कि उसके पास तो अब बहुत सारे पैसे हैं, ये प्लान अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, उसके साथ ही काम कर लो। लेकिन नामदू कहता है कि मेरे लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, पहला पैसा, दूसरा बहुत सारा पैसा और तीसरा इज्जत। और वो युन तो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब जुन और नामदू दोनों ने पुलिस का साथ लेकर ये सब प्लान करा था, जिससे युन और कांग सेही की सच्चाई सबके सामने आ जाए। उस टाइम नामदू जुन के सर पर प्लास्टिक के पाइप से मारा था और उसके सर पर वो खून भी नकली था। आगे पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जा रही होती, तब युन नामदू को जुन के साथ देखता और उसे पता चल जाता है कि नामदू ने उसे धोखा दिया। अब युन को गुस्सा आ जाता है, वो पुलिस से गन लेकर जुन को गोली मारने वाला होता है। शिनचोंग को भी पास्ट याद आता है कि उन दोनों को युन नहीं मारा था। तभी शिनचोंग उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जुन को लगने वाली गोली शिनचोंग ने खा ली थी। अब वो बेहोशी की हालत में कह रही थी कि मुझे पता था तुम मेरी हिफाजत करोगे, लेकिन इस बार तकदीर बदल गई, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब जुन शिनचोंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हो और रोकर उसे कह रहा होता है कि मत जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आगे टीवी में सब जगह दिखाया जा रहा था कि यू चेयरमैन की पत्नी ने उसे जहर देकर मार डाला। अब उसे और उसके बेटे युन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। उन लोगों ने चेयरमैन के सगे बेटे जुन को किडनैप कर रखा और उस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लग गई थी। ये न्यूज जिंजू और जुन की माँ भी देख रही होती है, जिससे वो बहुत टेंशन में आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि जब पुलिस युन को स्टेशन लेकर जा रही होती है, वो एक जगह रास्ते पर वॉशरूम जाता है और वहाँ जाकर खुद ही जहर पी लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका और वो हार गया है। दरअसल जुन को मारने के लिए उसने नामदू को जो जहर दिए थे, नामदू ने एक ही लिया था और एक वापस युन को दे दिया और उसी जहर को युन खुद ही पी लेता है। फिर जब स्टेशन पर पुलिस युन से पूछताछ कर रही होती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता। पुलिस दूसरे पुलिस ऑफिसर को जाकर ये बात बताती, जहाँ पर कांग सेही से पूछताछ चल रही होती। फिर जब ये बात कांग सेही को पता चलता है कि उसके बेटे ने जहर खा लिया है, तो वो भागकर उसके पास जाती है। युन अपनी माँ से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपका बेटा होना मेरी बदकिस्मती। और उसी टाइम वो अपना दम तोड़ देता है। कांग सेही भी जोर जोर से रोने लगता। आगे शिनचोंग का हॉस्पिटल में काफी देर तक ऑपरेशन चल रहा होता है। जुन, नामदू और ताई तीनों वही होते हैं और उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे।
अब नामदो जुन को बताता है कि ह्यून ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। ये सुनकर जुन भी हैरान रह जाता है। अब शिमचोंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जुन से कहता है कि एक मिरेकल हुआ है। इन्हें गोली दिल में लग गई थी और इन केसेस में बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी जान बच गई और अब हमें होश में आने तक वेट करना होगा। उधर चाशिया अपने घर पर ख्वाब देख रही होती है कि शादी वाले दिन उसका पति रात में उसे छोड़कर चला गया था और वो कोई और नहीं बल्कि राजा किम ही होता है, जो मरमेड के लिए गया होता है। अब जिंजू अपने पति से पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरे लिए गोली खा सकते हो। तभी चाशिया वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, मरने की बात क्यों कर रहे हो। फिर जिंजू उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त जिनको गोली लगने वाली थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने गोली खुद खा ली और उसे बचा लिया और अभी वो हॉस्पिटल में सीरियस है। अब जिंजू की माँ शिमचोंग से मिलने हॉस्पिटल आती है। वो जुन को बताती है कि शिमचोंग ने उसे लिटिल मरमेड की कहानी सुनाई थी, जिसमें एंड में वो जलपरी गायब हो जाती है क्योंकि जमीन पर वो सिर्फ अपने फायदे और राजा के लिए आई थी। फिर जुन की माँ कहती है कि वो फायदे के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए आई थी और फिर उसे मरमेड की एक और कहानी सुनाती है जिसमें वो दोनों की शादी हो गई थी और वो खुशी खुशी रहने लगे। फिर उनके बच्चे भी हुए, जिसमें से कुछ पानी में चले गए और कुछ जमीन पर रहने लग गए। अब जुन अपनी माँ से पूछता है कि क्या सच में ऐसी कहानियाँ होती है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, बचपन में तुम्हें भी मैं यही कहानी सुनाया करती थी। आगे जुन और नामदो सेक्रेटरी अंकल से मिलने जाते हैं। वहाँ पर सेक्रेटरी को अपना पास्ट याद आ रहा होता है। वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर छुपे हुए थे। तभी नामदो जैसी शक्ल वाला आदमी उनके पास आता है और वो उससे डर रहे होते हैं, लेकिन नामदो तो उनको वहाँ से निकालने के लिए रास्ता बताता है और उनकी हेल्प करता है। तभी अचानक से सेक्रेटरी को होश आ जाता है और उन्हें सबसे पहले नामदो की ही शक्ल दिखती है। उसे पार्क मू कहकर बुला रहे होते हैं। नामदो उनसे कहता है कि मेरा नाम पार्क मू नहीं नामदो है। फिर जुन को पता चल जाता है कि अंकल ने ख्वाब देखा है। फिर वो उनसे थैंक यू कहता है क्योंकि वो जुन की 2 जिंदगियों में एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया था। अब जुन और नामदो शिमचोंग के पास होते हैं और उनके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर नामदो जुन से कहता है कि मुझे शिमचोंग इंसान नहीं लगती और मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। शिमचोंग एक जलपरी है। अब ये सुनकर जुन टेंशन में आ जाता है, लेकिन नामदो से कहता है कि पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी जिंदगी के 2 उसूल हैं। पहला, अपने दुश्मन को कभी माफ ना करना और दूसरा, किसी के एहसान का कर्ज चुकाना। शिमचोंग का मुझ पर कोई एहसान नहीं है, लेकिन जुन तुम पर है। उसने तुम्हारे लिए गोली खा ली और मेरे दोस्त जुन को बचा लिया। इतनी ही देर में उन्हें शिमचोंग की आवाज आती है। जुन सिर्फ मेरा है और उसे होश आ जाता है। वो दोनों शिमचोंग के लिए बहुत खुश होते हैं। अब जुन उसे कहता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। तब शिमचोंग कहती है कि तुम किसी लड़की के पास चले जाते। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उधर कांगसुई को पुलिस कस्टडी में ले जा रही होती है। सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी और वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सारी मीडिया वहाँ आ जाती है और जुन की माँ भी वहाँ होती है। उसे देखकर कांगसुई कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम जीत गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो हाल मेरे बेटे का हुआ वही हाल मैं तुम सबका करूंगी। अब यही न्यूज देयंग भी टीवी पर देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो अपने फोन में उसी डॉक्टर का नंबर देखता है जिससे उसका इलाज चल रहा था और उन्हें कॉल करके उनके पास जाता है। अब यही बात डॉक्टर जुन को कॉल करके बताते हैं कि देयंग उनसे मिलने आ रहा है। जुन ये बात अपने पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देता है। फिर देयंग डॉक्टर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, बस मुझे इतना ही याद है कि मैं एक लड़की से मिला और अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर देयंग को हिप्नोटाइज कर दिया था। अब उसे अपने पास्ट का सब कुछ याद आ रहा था कि वो गांव का मुखिया था। वो अपनी पत्नी यानी कांगसुई के साथ एक शख्स से मिला था जिसकी शक्ल बिल्कुल सेक्रेटरी की जैसी होती है। वो लोगों की तकदीर बता दिया करता था। अब देयंग उसे अपनी तकदीर पूछता है। वो उसे बताता है कि आपकी जिंदगी ही आपकी सजा है और आप अपनी सजा के लिए ही जिंदा है और ये सजा आपकी मौत है। ये सुनकर देयंग को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी को वहां से जाने के लिए कह देता है। आगे पार्क मू यानी नामदो अपने सिपाहियों के साथ मुखिया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने पहले जिसे मारा था वो मेरे पिता थे और अब मैं उन्हीं का बदला तुमसे लेने आया हूँ। और फिर वो मुखिया की गर्दन तलवार से काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मरते मरते मुखिया पार्कमू से कह रहा होता है कि एक बार फिर मेरा जन्म होगा और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा।
अब पार्क मू मुखिया की पत्नी को भी जहर पिला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अब देयंग को होश आ जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरी दोनों जिंदगियों के बारे में जानते थे और मैंने तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी में देखा है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब वो गुस्से में डॉक्टर का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और नामदो भी पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब पुलिस देयंग को ले जा रही होती है। तब वो नामदो को घूर कर देख रहा था। नामदो कहता है कि आखिर मेरी तुमसे कौन सी दुश्मनी है। आगे चाशिया शिमचोंग से मिलने हॉस्पिटल आई होती है, लेकिन वो सो रही होती है, इसलिए चाशिया बॉखे वहीं पर रखकर जा रही होती है। तभी शिमचोंग जाग जाती है। वो चाशिया से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी। चाशिया कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई हूँ, बाकी मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर शिमचोंग कहती है मैं तो तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। अब चाशिया कहती है कि तुमने तो मुझसे मेरे जुन को ही छीन लिया है। तब शिमचोंग कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें भी बहुत जल्द तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। फिर चाशिया कहती है कि ये सब क्यों कह रही हो, ताकि मैं जुन से दूर रहूं, वैसे भी मुझे शौक नहीं है उसके पास जाने का। फिर चाशिया शिमचोंग को टेक केयर बोलकर वहां से चली जाती है। चाशिया जब अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में स्नोफॉल होने लगता है और तभी ताई वहां आ जाता है और चाशिया को घर छोड़ने जाता है। फिर चाशिया जबरदस्ती ताई का फोन लेकर अपना पिक खींचने लग जाती है और ताई से कहती है चुपचाप से छुप छुप कर मेरी पिक लेने की क्या जरूरत थी। अब वो उसकी गैलरी चेक करने लगती है, जिसमें उसे सारे शिमचोंग के ही पिक मिलते हैं। चाशिया कहती है कि तो तुम्हारी भी पसंद शिमचोंग ही है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली थी। और फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर जाते टाइम एक आदमी उसका पीछा करने लग जाता है, जिससे चाशिया डरकर भागने लगती है। तभी वहां पर ताया आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है। अब चाशिया रो रही होती है। फिर ताया उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, और फिर उसे किस कर देता है। आगे हॉस्पिटल में सभी स्टाफ यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर शिमचोंग इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई, और यही बात ये सभी अपने कॉन्फ्रेंस में भी बताने जा रहे होते हैं। जो उनकी बातें सुन लेता है और उसे डर लगता है कि कहीं शिमचोंग की असलियत सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपनी टेक्निक से डॉक्टर बनकर शिमचोंग के सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और फिर शिमचोंग को भी घर ले जाता है और हॉस्पिटल में उसके बेड पर सारे पैसे भी रख देता है। अब घर आने के बाद जुन शिमचोंग से कहता है कि क्यों ना हम अब एक ही रूम में सोए, लेकिन शिमचोंग मना कर देती है और वो नहीं चाहती थी कि जुन को पता चले कि उसे अभी भी अपने दिल में गोली की वजह से दर्द हो रहा है। आगे जिंजू जुन की माँ को उसके घर तक छोड़ने आती है, लेकिन जुन की माँ उसे घर के अंदर इनवाइट नहीं करती और फिर जिंजू वापस अपने घर चली जाती है। घर पर उसका पति उसे कहता है कि जुन की माँ अपने शूज यहीं भूल गई है, और अब इस बहाने जिंजू और उसका पति दोनों फिर से जुन के घर जाते हैं। अब घर पर आने के बाद जिंजू जुन की माँ से कहती है कि आपका बेटा जुन नहीं दिख रहा, और तभी जुन, शिमचोंग और नामदो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर जिंजू और उसके पति को याद आ जाता है ये लोग उनके घर आए थे। तभी शिमचोंग उन दोनों को अपने साथ कमरे में ये क्या कर ले जाती है कि उसे कोई जरूरी काम है। दरअसल वो उन दोनों की याददाश्त मिटाती है, जिससे कि जुन की माँ को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जिंजू जुन को देखकर उसकी माँ से कहती है कि आपका बेटा तो सच में बहुत सुंदर है। आगे नामदो, शिमचोंग और जुन तीनों बातचीत कर रहे होते हैं। नामदो कहता है कि शिमचोंग तुम तो सच में लोगों की याददाश्त मिटा सकती हो, और तुमने मेरी और जुन की भी याददाश्त मिटा दी थी। क्यों ना हम दोनों साथ में बिजनेस करें और खूब सारे पैसे कमाएं। लेकिन शिमचोंग मना कर देती है और कहती है कि मुझे जुन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब नामदो से कहता है कि मैं तो सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, तुम एक सुपर वुमन हो। उसे हक करने वाला होता है, लेकिन जुन बीच में आकर उसे हटा देता है। तभी अचानक से शिमचोंग के दिल में दर्द होने लगता है। जुन उसके लिए परेशान हो जाता है। नामदो कहता है कि कहीं हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज करने की वजह से तो नहीं हो रहा। अब जुन को पता चल गया था कि शिमचोंग की तबीयत सही नहीं है। फिर मॉर्निंग में जुन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला रहा होता है। तभी शिमचोंग उससे पूछती है कि सभी लोग कहाँ गए। जुन कहता है कि मैंने सबको बाहर भेज दिया ताकि हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। वो उसे तैयार होकर आने को कहता है। अब वो दोनों मिलते हैं। जुन उसे कहता है कि ऑपरेशन के बाद से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मरने वाली हो या कोई और रास्ता भी है, मुझे बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। फिर जुन उसे उसका वो ग्रीन ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि तुम समंदर वापस चली जाओगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और उसे एक वादा करने को कहता है कि तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी, क्योंकि तुम्हारे यादों के सहारे मैं जीना चाहता हूँ। अब शिमचोंग कहती है कि क्या तुम ये दर्द सह पाओगे।
शायद मैं फिर कभी लौट कर ना आ पाऊँ और क्या पता मेरी मौत हो जाए। फिर जुन कहता है कि अगर तुम कभी वापस नहीं आई तो मेरा फिर से जन्म होगा और तुम्हें फिर प्यार करूंगा, और अगर हम एक दूसरे को याद रखेंगे तो हमारी फिर से एक हो जाने की उम्मीद रहेगी। अब जुन शिमचोंग को फैसला करने को कहता है कि उसे याददाश्त मिटानी है या नहीं। शिमचोंग कहती है कि मैंने फैसला कर लिया, और अब उसे किस कर देती है, और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।